हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के लिए बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हिंदी का एक पेपर सेट जिसका कोड है 801 डीए। आप लोगों के एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखते रहना, थोड़ा भी एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं इस पेपर को। आप जैसा कि जानते हो, आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। आपका 70 मार्क का पेपर होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ निर्देश है, जैसे आप देख सकते हो, निर्देश में 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है, वो तो सब जानते हो, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा, ठीक है। खंड अ में आप लोग के 20 मार्क के जो प्रश्न होंगे वो ओएमआर बेस्ड होंगे, यानी उनका ओएमआर शीट पे आंसर देना होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो ये सब निर्देश है, इसको मैं छोड़ता हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका पेपर आएगा तो उसमें लिखा रहेगा, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ। आगे चलने से पहले देखो, कहूंगा अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो इस वीडियो के नीचे आपको ऐसे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद बेल आइकन दिखेगी, बेल आइकन पे क्लिक कर कर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं ना, उसकी जानकारी आपको हो जाए और वो वीडियो आप देख सको। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत जो एमसीक्यू वाले यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी शानदार सा प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। हमें पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। इनके नाम में ही छुपा है शुक्ल, यानी ये शुक्ल युगीन लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन से युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। और शुक्ल युग को आप लोग याद रखना, क्षयवादी युग भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा युग? क्षयवादी युग भी कहा जाता है। अगर इसकी हम लोग समय सीमा की बात करें, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इसकी समय सीमा भी, तो आप समय सीमा भी याद रखना, 1919 से 1938 ईस्वी तक, ठीक है। 1919 से 1938 ईस्वी तक। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर, काफी शानदार सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि गबन की विधा है। गबन जो है उसकी विधा हमें बताना है। गबन की विधा, गबन किसकी रचना है? सबसे पहले तो ये प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेमचंद जी की रचना है गबन, ठीक है। और अब इसकी विधा पूछा जा रहा है कि किस विधा पे आधारित रचना है, तो ये आपका गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि आप जानते हो, उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, ठीक है। उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद जी को, एक तरह से हम सब लोग जानते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या थर्ड है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये भी काफी शानदार सा प्रश्न है कि कंकाल के लेखक कौन है। भाई कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद है। कंकाल, तितली, कंकाल लिख लो, मैं लिख देता हूँ, तितली लिख लो या फिर इरावती लिख लो, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं, कंकाल, तितली, इरावती। क्लियर? चलो, जिसमें इरावती को अपूर्ण माना जाता है, आप सब लोग जानते हो। प्रश्न संख्या फोर्थ है, कलम का सिपाही कृति है। ओके, कलम का सिपाही कृति किसकी है? तो देखो, कलम का सिपाही ये जीवनी विधा पे आधारित रचना है, जीवनी विधा विधा है, ठीक है। किसने लिखा है? तो अमृत राय जी ने। डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और देखो, जीवनी क्या होती है, जैसे किसी लेखक के जीवन के बारे में किसी किताब में कोई दूसरा लेखक लिखता है तो वो जीवनी विधा की रचना होती है। तो यहाँ कलम का सिपाही जो किताब है, इसको अमृत राय जी ने लिखा है। और किसके बारे में लिखा है? तो प्रेमचंद जी के बारे में लिखा है। मतलब कलम का सिपाही जो कृति है वो किसके जीवन पे आधारित है? तो प्रेमचंद जी के आधारित पे है, प्रेमचंद जी के जीवन पे आधारित है। लेकिन लिखा किसने है? तो अमृत राय ने। अमृत राय अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा, ये जो प्रेमचंद जी है ना, उनके पुत्र हैं अमृत राय। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5, शुक्ल युग की समय अवधि। देखो, शुक्ल युग की समय सीमा पूछ दिया है, यहाँ मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ठीक है। तो शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी तक, ये आपका बी वाला इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 के लिए। क्लियर है मेरे दोस्त? सारी चीजें क्लियर? आगे चले, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं, 1 मिनट। चलो, प्रश्न संख्या 6 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 क्या है? साकेत रचना है। साकेत किसकी रचना है? भाई मैथिली शरण गुप्त, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। प्रश्न संख्या 6 के लिए आपका डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 7 है कि महादेवी वर्मा कवित्री है। ओके, महादेवी वर्मा कवित्री है और हमें युगों का नाम दिया है। सिंपल क्षयवादी युग,
छायावादी युग की कवित्री हैं, ये आप सी वाला याद रखना। ठीक है, देखो आपके महादेवी वर्मा हो गई, या फिर आपके जयशंकर प्रसाद हो गए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हो गए, या फिर अभी हमने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। ठीक है, मित्रानंद पंत, ये सब आधार स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। चलो प्रश्न संख्या 7 भी क्लियर। प्रश्न संख्या 8 है कि गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है भाई? तो पद्माकर की। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है, आप लोग याद रखना। यहाँ पे नाम आया एक भूषण की, तो आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट एक रचना है। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? भूषण है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो छत्रसाल दशक के आप लोग रचना का नाम याद रखना, वो कौन है? भूषण है। और गंगा लहरी जो प्रश्न पूछा था उसका, ये पद्माकर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 9 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। ओके, हमें आधुनिक काल की समय सीमा बतानी है प्रश्न संख्या 9 में। तो देखो 1843 से अब तक का जो समय है उसको आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, या आधुनिक काल कहा जाता है। इसको अलग अलग युगों में बांटा गया है। तो प्रश्न संख्या 9 भी हो गया। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की रचना, देखो नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो महादेवी वर्मा की जो रचना नहीं है वो हमें बताना है, और यहाँ पे दिया है ऑप्शन निहार, शांत गीत, युगांत, दीप शिखा। ठीक है, तो देखो हम लोग का जो युगांत है ना, वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं बल्कि पंत जी की रचना है। ये किसकी है? पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की। बाकी निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा ये महादेवी वर्मा की रचना है, लेकिन युगांत नहीं है। क्लियर? तो जो नहीं है वो हमें छांटना था, तो ये सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब तक हमने 10 प्रश्न देखा, और ये 10 प्रश्न आपके हिंदी के प्रमुख रचनाओं, विधाओं, लेखकों और कवियों से संबंधित थे। अब आगे के जो 10 प्रश्न होंगे वो आपके हिंदी व्याकरण से एक तरह से संबंधित होंगे, तो चलो इनको भी देखते हैं। लेकिन देखो उससे पहले कहूंगा, अगर आप, ये हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, नाम मैं लिख देता हूं, आप इसको डाउनलोड कर लेना, यूपीएमएसपी स्टडी। ठीक है, ये आप प्ले स्टोर पे लिख कर सर्च करोगे तो ये लोगो आएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड कर ओपन करोगे तो रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पर क्लिक कर यहाँ पर अपना डिटेल, नाम, फोन नंबर, पासवर्ड, जो भी डिटेल मांगे यहाँ पे डालकर और रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर कर लोगे तो आपको कुछ होम पेज इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको आपका सारा का सारा बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड आपका प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। मैं एक हिंदी का टेस्ट ऐड कर रखा हूँ, टेस्ट भी आप जाकर जरूर देना। ठीक है, मॉडल पेपर मिल जाएगा। और यहाँ पेड क्लासेस में जाओगे ना तो आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा, जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपये है, जिसमें आपको ये सारे के सारे जो भी पेपर मैं यूट्यूब पे भी कराता हूँ, और उसके अलावा 2023 के या और 2024 के, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है हर एक सब्जेक्ट का, यहाँ पे इस बैच में आपको सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ में मिल जाएगा, और सबका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये लक्ष्य बैच आप इस ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आओगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बैच पे क्लिक करोगे तो कैसे खरीदना है वो वहां पे बताया गया है। ठीक है, तो आप ये ऐप जरूर डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। बाकी चलो ये 10 के बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? यह प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। देखो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक, और करुण रस का एक पूछा जाता है तो करुण रस का शोक हो जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे देखो निर्वेद आया है, शांत रस का ये है। ठीक है, पूछा गया है इस बार। चलो बाकी मैं रस डिटेल में पढ़ाया हूँ, तो आप जाकर पढ़ सकते हो। लाइव मैंने पढ़ाया था, तो लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा रस। तो आप पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में भी पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 के बाद प्रश्न संख्या 12, पीपर पात सरिस मंडोला। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, इस पंक्ति में हमें अलंकार पूछा जा रहा है, और कम से कम नहीं तो 10 बार ये लाइन मैंने बताया होगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखना। पीपर पात सरिस मंडोला में आपका उपमा अलंकार होता है, आप डायरेक्ट याद रखना। चौथा छंद में चरण होते हैं 4 चरण, सिंपल। चौथा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। प्रश्न संख्या 14 है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगा हो, तो देखो उप और देश दो शब्द, मतलब ये देश से पहले उप लगकर उपदेश बना है, तो यहाँ उप उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, चलो जो किसी शब्द के पहले लगा हो वही उपसर्ग होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। अक्षी, अक्षी मीन्स वही आंख का तद्भव हमें शब्द बताना है, तो आंख हो जाएगा, सिंपल। प्रश्न संख्या 16 है हानि लाभ में समास है। देखो हानि लाभ, इसका समास विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा? हानि और लाभ। ठीक है, और लाभ। ऐसा या फिर माता पिता
आ जाए, जैसे माता पिता, बीच में ये हाइफन आ जाए, तो वहां आप समझ जाना, और जिसका समास विग्रह करने पे बीच में और आए अथवा या आए, तो वहां पे आपका द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक। और द्विगु समास क्या होता है? ये होता है संख्या बोधक, ये होता है संख्या बोधक। तो इसमें काफी कंफ्यूजन होती है और यही दोनों आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप द्वंद्व और द्विगु में फर्क समझ जाना। ठीक है। हानि लाभ माता पिता में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, और संख्या बोधक द्विगु समास जैसे आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है। चलो, तो प्रश्न संख्या 16 भी क्लियर। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है कि मछली का पर्यायवाची है, मछली का पर्यायवाची भाई मीन हो जाएगा। ठीक है। चलो, ये रसना आम का होता है, काफी इंपॉर्टेंट। रसना, रसाल। ठीक है। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। अर्थ के आधार पर वाक्य के हमें भेद बताना है। अर्थ के आधार पे हमें वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखो, अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं, और वहीं अगर आपसे रचना के आधार पे पूछा जाए, रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे आप लोग याद रखना 3 होते हैं। तो अर्थ के आधार पे आपके 8 हो जाएंगे। बाकी ये वाक्य का स्वरूप जो ये आपका टॉपिक है, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पिछले साल का ही पढ़ाया हुआ है। 50 मिनट की वीडियो है, अगर पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो चैनल पर जाकर पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं 18 के बाद प्रश्न संख्या 19। वाच्य के भेद होते हैं। भाई वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, कर्म, कर्तृ और भाव। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य 3 होते हैं। तो ये आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 क्या है? यहाँ पे देख सकते हो कि विकारी शब्द नहीं है। ओके, निम्न में विकारी शब्द नहीं है। तो देखो, आपके विकारी और अविकारी 2 शब्द होते हैं। ठीक है। आपको जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शुरू के जो 4 होते हैं, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये आपके विकारी होते हैं। और उसके अलावा जो आगे के 4 बचते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में, वो आपके अविकारी होते हैं। तो निम्न में विकारी शब्द नहीं है, तो संज्ञा तो विकारी है, सर्वनाम विकारी है, क्रिया विकारी है, लेकिन क्रिया विशेषण विकारी नहीं है, ये अविकारी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें विकारी नहीं है वो छांटना था, तो ये नहीं है, ये क्या है? ये अविकारी शब्द है। ठीक। चलो, ये हम लोग के 20 एमसीक्यू हो गए। अब तक हमने इस वीडियो में आपके 20 एमसीक्यू जो ओएमआर वाले होते हैं उनको सॉल्व कर लिया। आगे चलो, आगे देखो, आगे अब खंड ब आ जाता है, जो आपका वर्णनात्मक प्रश्न वाला होता है। ठीक है। आपका क्या होता है? वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें आप लोग का संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, गद्यांशों पे आधारित, पद्यांशों पे आधारित, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश पे आधारित आपका। उसके अलावा इसमें श्लोक लिखने को बोला जाता है, संस्कृत का प्रश्न उत्तर पूछता है आपका, निबंध आता है, उसके अलावा आपका पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आता है, जीवन परिचय से आता है। तो ये जो खंड ब वाले प्रश्न है, इनको वर्णनात्मक प्रश्न बोला जाता है, और ये 50 मार्क का होता है, जिसका आंसर आपको अच्छे से डिटेल में कॉपी पे लिखना होता है। तो इसको हम लोग मतलब ये गद्यांश पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड ये जो प्रश्न पूछा है इसका हम लोग उत्तर देंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है। अगली वीडियो में इस गद्यांश को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इस वीडियो में मैंने ये केवल जो 20 एमसीक्यू आपको पढ़ाया ना, इसको आप क्लियर कीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये देखने को मिलेंगे। ठीक है। और बाकी आप हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो ये यूपीएमएसपी स्टडी आप प्ले स्टोर पे सर्च करना, ऐप डाउनलोड कर लेना, और रजिस्टर कर यहाँ पेड क्लासेस पे आना, पेड कोर्सेज पे, और क्लिक करोगे तो यहाँ पे लक्ष्य बैच क्लास 10 के लिए मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बताया गया कि कैसे आपको बाई करना है। ठीक है। आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं यूज करते हो, तो वहाँ बताया गया कि कैसे आप दूसरे किसी से पेमेंट करा सकते हो। और देखकर वीडियो और इस लक्ष्य बैच में जरूर जुड़ना, आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगा। मात्र जिसकी प्राइस 99 रुपये है मेरे भाई, मात्र 99 रुपये। इसमें आपको 2023 के, 2024 के हिंदी के 7 सेट के, मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के, हर एक सब्जेक्ट के 7 सेटों का वीडियो सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, पीडीएफ में भी सोल्यूशन मिलेगा, और सबका टेस्ट भी मिलेगा। लगभग 50 से ज़्यादा आपको एग्जाम तक टेस्ट भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप जरूर ये बैच ज्वाइन करना। बाकी चलो, आगे के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। लास्ट में एक बार और कहूँगा, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो, थैंक यू।